अगर कोई भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी रॉ या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के दिल्ली के लोधी रोड स्थित 10 मंजिला दफ्तर में घुसे तो पहली चीज उसका ध्यान खींचेगी इसका गोपनीयता के प्रति ऑब्सेशन, जुनून या कहें सनक। हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति को यहां घुसने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इस संस्था के कर्मचारी ही इसके अंदर आ सकते हैं। फिर भी किसी दरवाजे पर कोई नाम पट्टिका नहीं है, यहां तक कि पद नाम भी नहीं। हाँ, संयुक्त सचिव से ऊपर के अधिकारियों के कमरे के सामने एक पायदान और 2 फूलों के गमले जरूर रखे रहते हैं। आपसी बातचीत में रॉ अधिकारी कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। जब कभी इसका जिक्र होता भी है तो इसे RNAW कहा जाता है, न कि रॉ। शायद इसकी वजह यह है कि रॉ का मतलब अधूरा या कच्चा से लगाया जाता है और ये एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है। रॉ की उपलब्धियों की बात की जाए तो सबसे पहले जहन में आता है बांग्लादेश के गठन में इसकी भूमिका। भारतीय सेना के वहां जाने से पहले मुक्ति वाहिनी के गठन और पाकिस्तानी सेना से उसके संघर्ष में रॉ ने जबरदस्त मदद दी थी। रॉ के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बी रमन ने अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखा है कि 1971 में रॉ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान 3 दिसंबर को भारत के ऊपर हमला करने जा रहा है। 80 के दशक में रॉ के प्रमुख रहे आनंद कुमार वर्मा ने BBC को बताया था। उस समय हमको ये सूचना मिल चुकी थी कि ये इस तारीख को होने वाला है। इन्फॉर्मेशन तो वायरलेस के जरिए आई थी। उसको रिकॉर्डिंग में तारीख में थोड़ी गलती हो गई, उसको 2 दिन से प्री डेट कर दिया। तो जब यहाँ सब लोगों को वार्न कर दिया गया था, एयरफोर्स वगैरह वो सब तैयार बैठे थे कि जैसे ही पाकिस्तानी हवाई जहाज आएंगे तो हम उनको दबोच लेंगे। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ और हाई अलर्ट पे सब थे, वो थक गए थे लोग बाग। तो उनके चीफ ने कहा RAW के चीफ से कि आपकी बात में कितना दम है, 2 दिन हो गए कुछ तो नहीं हुआ। तो उनको कहा 1 दिन और रुक जाइए। और वो तारीख थी असली में उस दिन, जो तीसरा दिन था, उस दिन वो लोग आए एंड दे वर मेट। ये जो एजेंट था वो अच्छी जगह था, उसने ह्यूमन एजेंट था, अच्छा लोकेशन था और उसके पास कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट था जिससे उसने वायरलेस कम्युनिकेशन किया। 1974 में सिक्किम के भारत में विलय में भी रॉ की जबरदस्त भूमिका रही थी। रॉ के एक पूर्व अधिकारी और रॉ पर किताब लिखने वाले RK यादव बताते हैं। सिक्किम की प्लानिंग RNAW की जरूर थी, लेकिन उस वक्त तक इंदिरा गांधी इस रीजन की अनडिस्प्यूटेड लीडर थी और इंदिरा गांधी बांग्लादेश की लड़ाई के बाद एक उनके अंदर एक इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमारे आसपास की जो भी प्रॉब्लम है मुझे सोल्व करनी है। तो सिक्किम का जो ऑपरेशन था उसकी शुरुआत ये हुआ था कि चौग्याल ने एक अमेरिकन लेडी से मैरिज की थी और CIA की वहाँ थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस शुरू हो गई थी, पूरी नहीं थी। तो काव साहब ने जो एक सजेशन दिया था इंदिरा गांधी को कि इसको हम अपने साथ मर्ज कर लें। तो इंदिरा गांधी ने, इसमें 2-3 ही लोग इन्वॉल्व थे, PN अक्सर, RN का और इंदिरा गांधी, ये 3 आदमियों के बीच में प्लान हुआ था। और काव साहब के साथ भी सिर्फ 3 ऑफिसर इन्वॉल्व थे। इवन मैं एक आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं काव के जो शेडो होते थे के शंकर नायर, वो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। ये बड़ा क्लोजली गार्डेड सीक्रेट ऑपरेशन था। इट वाज ए ब्लडलेस कू। और इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई थी इस ऑपरेशन में वो ये था कि चाइना की नाक के नीचे हुआ और 3000 स्क्वायर माइल का एरिया वो इंडिया से मर्ज कराया। कहा जाता है कि रॉ के एक एजेंट को 1977 में पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र का डिजाइन प्राप्त हो गया था, लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को बता दी। मेजर जनरल VK सिंह रॉ में कई सालों तक काम कर चुके हैं और उस पर उन्होंने एक किताब लिखी है, सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट है कहूटा में, उसका ब्लूप्रिंट किसी ने हासिल कर ली थी, किसी एजेंट ने, और उसने कुछ पैसा मांगा था, कोई $10,000,
मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब उनको ये बताया गया तो उन्होंने इसको टर्न डाउन कर दिया और उनको बता भी दिया उनको कि ऐसा ऐसा हमारे बहुत ऑफर है। तो ब्लूप्रिंट तो नहीं मिला और वो एजेंट भी शायद एलिमिनेट हो गया है। इसी तरह 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ चीन की यात्रा पर थे, तो उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान ने उन्हें बीजिंग फोन कर बताया था कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों को बुलाकर शिकायत की थी कि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें कारगिल की लड़ाई के बारे में अंधेरे में रखा था। रॉ ने न सिर्फ टेलीफोन पर हुई इस बातचीत को रिकॉर्ड किया, बल्कि भारत ने इसकी प्रतियां बनवाकर अमेरिका सहित भारत में रह रहे सभी राजदूतों को भेजा। मेजर जनरल वी.के. सिंह बताते हैं, वो रिकॉर्डिंग जो की गई है कॉन्वर्सेशन की, वो रेगुलरली उस तरीके की इंटरसेप्शन होती है, मगर वो कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी। उस टेप से ये प्रूव हो गया पूरा जो कारगिल का ऑपरेशन था ये आर्मी ने ही प्लान किया था और वही इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। जो भी जानकारी हम खुफिया तंत्र से हासिल करते हैं उसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए, पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसको पब्लिसाइज करेंगे तो जहां से हमने जानकारी हासिल की थी उनको पता लग जाएगा कि इनको इस सोर्स से मिली है और वो जो सोर्स फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये जब जानकारी पब्लिक कर दी गई तो नेचुरली उनको पता लग गया पाकिस्तान को कि हमारा ये सैटेलाइट लिंक ये लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो हो सकता था उस लिंक पर उसके बाद और भी अहम जानकारी मिल सकती थी, वो एक तरह से हमेशा के लिए बंद हो गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख हमीद गुल रॉ के इस कारनामे को बहुत बड़ी चीज नहीं मानते थे। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा था कि इस टेप को सार्वजनिक करके रॉ ने बता दिया कि वो एक पेशेवर संस्था नहीं है। टैप करना तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बिलीव यू मी, हम आपकी सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो टैप करते हैं। रनिंग कमेंट्री के तौर पे जब मैं ISI में था तो राजीव गांधी साहब जब चढ़ाई करना चाह रहे थे श्रीलंका के ऊपर 1987 में, तो हम तो ऐसे जैसे क्रिकेट मैच देख रहे थे, इस तरीके से हमारी बहुत अहलियत है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एयर पे जा रहे हैं, अचीवमेंट आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोई अचीवमेंट है? अचीवमेंट वो होती है कि आप जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर ऑन कंपेयर टू दैट ISI को देखें, उन्होंने एक सुपर पावर को शिकस्त दे दी अफगानिस्तान के अंदर, और इसमें आप यकीन करें कि कोई ट्रेनिंग अमेरिका ने कोई फराहम नहीं की। अमेरिका सिर्फ एक असला फराहम करने वाला मुल्क था। रॉ का ब्लूप्रिंट तैयार किया था 1968 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के उप निदेशक रामेश्वर नाथ काउ ने, जिन्हें इसका पहला निदेशक बनाया गया था। 1982 में जब फ्रांस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख काउंट अलेक्जेंड्रे दे मरंचे से पूछा गया कि 70 के दशक में 5 सर्वश्रेष्ठ खुफिया प्रमुखों के नाम बताएं, तो उन्होंने रामेश्वर नाथ काउ का नाम भी लिया था। वो इतने लो प्रोफाइल थे कि उनके जीते जी उनका कोई भी चित्र किसी अखबार या पत्रिका में नहीं छपा। उनके साथ काम कर चुके रॉ के पूर्व अतिरिक्त निदेशक ज्योति सिन्हा बताते हैं, क्या उनकी सोफिस्टिकेशन थी, बात करने का एक ढंग था, हरदम किसी को ऐसा चीज नहीं कहते थे जो किसी को दुख पहुंचाए। एक उनका फ्रेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखो, जब तुमको कोई अपोज करता है तो जहर दे के उसको क्यों मारना है, क्यों ना खूब शहद दे के मारा जाए। कहने का मकसद ये था कि क्यों ना उसको मीठी तरीके से अपने तरफ ले आए। हम लोग तो बहुत यंग थे, यंग ऑफिसर्स थे। वी यूज्ड टू हीरो वर्शिप हिम बिकॉज ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज। रॉ पर सबसे पहले सवाल तब उठाए गए जब वो सिख अलगाववाद की गंभीरता को सरकार तक पहुंचाने में असफल रहा। कश्मीर की घटनाओं का सटीक विश्लेषण न कर पाना भी रॉ के खिलाफ किया। ये स्वाभाविक है कि रॉ के कारनामों को पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कारनामों के साथ तराजू पर रखकर देखा जाए। मैंने ISI के पूर्व प्रमुख हमीद गुल से उनकी मृत्यु से पहले पूछा था कि क्या रॉ एक पेशेवर खुफिया एजेंसी के रूप में अपने उद्देश्य में सफल रहा है। वो
पाकिस्तान का जो माइंडसेट है उसको चेंज ही नहीं कर सके और उन्होंने जो वारदातें की, उन्होंने कैंपसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज में दाखिल हुए और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और उन्होंने यहाँ पे देखा नहीं कि किस कम्युनिटी को कैसे इस्तेमाल करना है, बिलखसूस शिया सुन्नी फसादात को कराने में उनका बड़ा किरदार था। लेकिन जो रॉ को अभी मार पड़नी है ना अफगानिस्तान में, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो उनको अफगानिस्तान में जो जंग अमेरिका हार जाएगा तो फिर जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया की है वो सारी बेड़ा गर्क हो जाएगी। इंडिया से जो पॉलिसी गलतियां होती रही हैं वो ये कि रूस के साथ चिपके रहे आखिर तक, सोवियत यूनियन के साथ उनकी गाड़ी के ऊपर सवारी करते रहे और कहा कि हम तो नॉन अलाइंड हैं, लेकिन उसको रूस को कंडेम नहीं किया उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। तो एक बहुत बड़ी तहरीक जो है मज़ाहमत की अभी चल रही है, वो दुनिया भर में है, वो ग्लोबल इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, ग्लोबल मार्केट फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के खिलाफ है। और ख़ुद इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो महरूम तबकात हैं वो बहुत इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इंडिया की जो नई पॉलिसी है वो इंपीरियलिज्म की गोद में जाके बैठ गए हैं और इंपीरियलिज्म जो है वो शिकस्त पजीर है। तो उसके बाद रॉ हो या आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हो, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगने का इम्कान है। दूसरी तरफ रॉ के पूर्व अतिरिक्त निदेशक ज्योति सिन्हा मानते हैं कि आईएसआई को सबसे बड़ा लाभ ये है कि उसे वहां की सेना का समर्थन हासिल है और वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उपमहाद्वीप के बारे में उसकी सामरिक सोच वास्तविकताओं पर खरी नहीं उतरी है और उस पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। ISI wins battles but loses the war, whereas RAW may have lost some battles but it always wins the war. ISI की ने जो इंस्ट्रूमेंट अपनाया परसीव्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान को सेफ रखने के लिए, वो पाकिस्तान पे एक जबरदस्त बोझ बन गया। उन्होंने सोचा कि अगर हम अफगानिस्तान में डेप्थ के बारे में बात करें तो शायद हम इन हिंदुस्तान से अपने को ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर हम इस्लामिक मिलिटेंसी को एक हथियार बना के हिंदुस्तान के अगेंस्ट अपनाएंगे तो शायद हिंदुस्तान क्रम्बल कर जाएगा और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। देखिए, ये दोनों बेसिक स्ट्रैटेजी था आईएसआई का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 आई वुड से। स्ट्रेटेजिक डेप्थ एज जिया उल हक वुड कॉल इट एंड ब्लीडिंग इंडिया टू डेथ बाय 100 वुंड्स एज जिया उल हक वुड कॉल इट। और दोनों देखिए कितना महंगा पड़ा पाकिस्तान को। आज अफगानिस्तान की हालत देखिए क्या हो गई, एक दुनिया के लिए एक परेशानी का वो जड़ बन गया। और उनकी जो यूजिंग इस्लामिक मिलिटेंसी, उसका तो खैर क्या हम क्या सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज पेइंग अ रियली हेवी प्राइस। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।